नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप ये ध्यान में रखना कि एसएससी हो, बैंक हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंकों के एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन काफ़ी डीप आता है, थोड़ा टफ आता है ना। तो एमएसपी होता क्या है? भारत सरकार खरीफ और रबी के फसल की बुआई के पहले किसानों को एक कीमत ऑफर करती है कि देखो, हम पर क्विंटल इतने रुपए पर तुमसे अनाज खरीदना चाहते हैं। अगर आप एग्री हो तो आप हमारे एजेंसीज में एफसीआई के थ्रू आप अपना अनाज हमको बेच दो, है ना। एमएसपी का जो प्राइस होता है वो मार्केट में चल रहे प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इससे क्या होता है कि किसान जो हैं, जब एमएसपी की घोषणा होती है तो वो अपने फसल को गवर्नमेंट की एजेंसीज को बेचना चाहते हैं या बेचते हैं, तो बाज़ार में सप्लाई घट जाती है। जब बाज़ार में सप्लाई घटती है तो कीमत बढ़ती है, तो फिर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है ना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस कृषि को माना गया है। हमारे देश में किसान अधिकतर भाग्यवादी क्यों बन गए? बारिश है तो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी सूखा पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई है ना। प्रकृति के सहारे वो अपने बिजनेस को कर रहा है। तो स्वतंत्र भारत में जो वेलफेयर गवर्नमेंट है उसका ये दायित्व बनता था, उसका दायित्व बनता है कि किसानों की हितों की रक्षा करे। इसीलिए एमएसपी की शुरुआत हुई और 2018-19 के बजट में कहा गया कि लागत का 1.5 गुना एमएसपी तो हम आपको देंगे ही देंगे। हालांकि अभी ये पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी किसानों को ऑफर करें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लागत का 1.5 गुना एमएसपी का जो प्रपोजल है वो कब आया था? तो बजट 2018-19 में दिया गया था, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आता है कि एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो हमारे देश में CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एक संस्था है, भारत सरकार का संगठन है, जिसकी स्थापना एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में 1965 में की गई थी। और इसके जो पहले चेयरमैन थे प्रोफेसर ML दलाल थे, लेकिन बाद में 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया। तो जब हमारे किसान रबी की फसल की या फिर खरीफ की फसल की बुआई करते हैं, तो बुआई के पहले ही या जब बुआई हो रही हो, क्योंकि पूरे देश में तो एक साथ बुआई होती नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है राज्यवार हिसाब से, मानसून के हिसाब से, तो उसी वक्त एमएसपी डिक्लेयर हो जाता है। तो CACP बुआई का अनुमान लगाता है और उसके बाद CCEA को एमएसपी का रिकमेंडेशन करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की कमेटी होती है, वो फाइनली एमएसपी डिक्लेयर करती है। इस तरह से हमारी बहुत सारी कमेटियां हैं, जैसे CCPA, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी,
तो ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। तो वर्तमान समय में अभी 23 फसलों का एमएसपी होता है ना। 23 फसलों का एमएसपी होता है, जिसमें खरीफ की फसल होती है और रबी की फसल होती है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि गन्ने का एमएसपी नहीं होता है ना। गन्ने का एमएसपी नहीं होता है, गन्ने का एफआरपी होता है, फेयर एंड रिमैन्यूरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिमैन्यूरेटिव प्राइस होता है, क्योंकि गन्ने को स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर गन्ने को स्टोर किया जाता तो उसका एमएसपी हो सकता था, लेकिन गन्ने को स्टोर नहीं किया जाता है। तो आमतौर पर जून और जुलाई के मंथ में खरीफ का एमएसपी डिक्लेयर होता है, जैसे मकई हो गया, धान हो गया, कपास, फसलें जानते होंगे। और सितंबर और अक्टूबर के आसपास में रबी की फसल का एमएसपी घोषित होता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि एमएसपी को बनाने के पीछे कौन सा टेक्निक काम करता है, किस विधि के अनुसार सीएसीपी एमएसपी को घोषित करने का काम करता है। घोषित तो नहीं बोलेंगे, एमएसपी को या एमएसपी का सुझाव देने का काम करता है। किसको? सीसीईए को। तो उसका फॉर्मूला है A2। इस A2 में बीज, ध्यान दीजिएगा, बीज, उर्वरक, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड, लेबर और पट्टे पर ली गई जमीन। पट्टे पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है ना, वो पट्टे पर ली गई जमीन, उसकी कीमत, ईंधन और सिंचाई पर जो प्रत्यक्ष, ईंधन और सिंचाई पर जो प्रत्यक्ष व्यय होता है, उसकी कीमत को जोड़ी जाती है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, A2। A2 में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, लेबर, लीज पर ली गई जमीन, पट्टे पर ली गई जमीन, है ना, ईंधन और सिंचाई पर प्रत्यक्ष व्यय, ये A2 में आ गया। उसके बाद आता है A2 प्लस FL। तो इसमें A2 में क्या जोड़ देते हैं? अवैतनिक पारिवारिक श्रम। अरे आपका एक जमीन का टुकड़ा है, आप खेती करते हो, तो आपको पर डे मजदूरी नहीं मिलेगी ना, तो आपका अपना जमीन है, तो आप अवैतनिक श्रम कर रहे हो, तो उसकी लागत को भी जोड़ा जाता है ना। तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम को जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर C2। इसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है? तो इसमें A2 और A2 जुड़ा रहेगा और FL जुड़ा रहेगा। और C2 में क्या रहेगा? किसी के स्वामित्व वाली भूमि, अचल संपत्ति का किराया और ब्याज, इसको शामिल किया जाता है ना। तो इस आधार पर हमारी जो सरकार जो है वो सीएसीपी की सजेशन पर एमएसपी को डिक्लेयर करती है। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही आसान है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो, एमएसपी घोषित हो गया, लेकिन एमएसपी को लगाने का, देने का टेक्निक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। संशोधित डेटा, उचित मार्गदर्शन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सीएसीपी में कई सारे एक्सपर्ट होते हैं जो निरंतर इस बात का अध्ययन करते रहते हैं कि अभी जो खरीफ या रबी आएगा उसका एमएसपी हम कैसे निर्धारित करें, या एमएसपी का हिसाब क्या होगा। तो अब अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
जैसे 2025 और 26 का एग्रीकल्चर ईयर शुरू हो गया है। आप ये ध्यान में रखिएगा, वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है, लेकिन एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है ना। तो अब क्योंकि ये ऐसा समय है जो खरीफ का समय है, तो CACP के सजेशन पर हमारी सरकार ने 14 खरीफ फसलों का MSP डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो पर क्विंटल इस अनाज में कितना बढ़ोतरी किया गया, MSP कितनी % की वृद्धि की गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके पास ये पूरा डेटा आपके माइंड में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मक्का का MSP 175 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है। आप पता करो कि पहले कितना था, पिछले कृषि वर्ष में कितना था। इस बार 175 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है ना। धान का MSP 69 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है। मूंगफली का MSP 480 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है। सूरजमुखी का जो बीज होता है ना, से तेल निकलता है, सूरजमुखी का MSP 441 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है। सोयाबीन का MSP 436 रुपया पर क्विंटल बढ़ाया गया है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि 2025-26 के कृषि वर्ष के लिए भारत सरकार ने 207,200 ऑलमोस्ट 2,07,000 करोड़ रुपया के आसपास का MSP का लक्ष्य बनाया है ना, कि भाई हम इतना अनाज खरीदारी करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, MSP का खरीदारी का कोई लिमिट नहीं होता कि भाई हम इतना ही खरीदेंगे। आप लाओ अनाज मेरे पास, हम खरीदने को तैयार हैं। हो सकता है कि ये वैल्यू, ये अमाउंट का जो वैल्यू है ये थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन CCA ने अपनी मीटिंग में कहा है कि कृषि वर्ष में हम MSP के लिए इतना खर्च करेंगे। तभी पैसा कैसे आएगा? तो भारत सरकार की जो एजेंसी है FCI, वो फूड क्रेडिट करेगी, बैंकों से उधार लेना शुरू करेगी और MSP की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से कभी कभी आपसे पूछ देगा कि गन्ने का FRP कब से होता है। तो गन्ने का FRP 1966 से होता है, और इस बार का जो गन्ना वर्ष है उसके लिए गन्ने का FRP 355 रुपया पर क्विंटल रखा गया है ना। यानी कि निजी व्यापारी, सहकारी क्षेत्र के और भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी हो, वो गन्ने को इससे कम कीमत पे नहीं खरीद सकती है। ठीक है। इस बार कच्चे जूट का MSP 6% बढ़ा दिया गया है और 5,650 रुपया पर क्विंटल सरकार खरीदारी करेगी। उसी तरह से कपास का MSP 8,110 रुपया पर क्विंटल है। 8,110 रुपया क्विंटल है ना। तो इस तरह से आपको ये जो 14 फसलों का जो MSP है खरीफ का, है ना, वो कितना है और कितना % बढ़ा है, इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं। और SSC के एग्जामिनेशन में नॉर्मल क्वेश्चन MSP क्या है, फूड क्रेडिट क्या है, CACP कब बना, CACP के पहले चेयरमैन कौन थे, वर्तमान समय में CACP के चेयरमैन मुझे लगता है कि प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा है। हाँ, विजय पॉल शर्मा है। ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप ध्यान में रखिए, जब भी इससे रिलेटेड कुछ नया चीज़ मिले, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाइए, राइटिंग करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।